हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोग देख रहे हैं आज ये स्पेशल जियोग्राफी सेशन जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन ये जो टर्म है, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को इस टर्म का, इस वर्ड का मतलब पता होगा ऑलरेडी, लेकिन ऐसे भी कुछ हम में से एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जिनको क्लियर ना हो कि ये सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन क्या चीज़ है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये टर्म रही है। और अलग अलग एग्जाम्स जो इंडिया के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो हिमाचल के एग्जाम्स हो या फिर दूसरे राज्यों के एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, वहाँ पर आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं रिलेटेड टू सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। और आपके प्रीलिम्स और मीन्स दोनों स्टेजेस के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं पहले इस टॉपिक की। हम दोबारा इसका डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली एक स्टडी हुई, उस स्टडी में ये पता लगा कि सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन आज के समय में हो रही है और हम ह्यूमंस इसको विटनेस कर रहे हैं। और सिर्फ विटनेस ही नहीं कर रहे, हम इसको देख ही नहीं रहे, ये सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन हो भी ह्यूमंस की वजह से रही है। इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं, इंसानों के द्वारा पूरी दुनिया पे हमें पता है कब्जा कर लिया गया है। लगभग पूरे प्लैनेट के ऊपर किसी भी कोने में आप चले जाइए, ह्यूमंस वहाँ पे किस तरीके से उस लैंडस्केप को चेंज कर रहे हैं, इसके प्रमाण आपको मिल जाते हैं। तो ये सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन पूरे, अगर पृथ्वी के इतिहास को अगर हम देखें, जब से ये प्लैनेट की फॉर्मेशन हुई है और इस प्लैनेट पे लाइफ की जब से फॉर्मेशन हुई है, जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है इस धरा के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर, तब से लेकर के आज तक टोटल 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं। और मास एक्सटिंक्शंस जो अभी हो रही हैं वो है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। लेकिन ये मास एक्सटिंक्शन होती क्या है, पहले तो आप ये टर्म क्लियर करिए। मास एक्सटिंक्शन का मतलब है कि जो प्रजातियां हैं पूरे प्लैनेट के ऊपर, जितनी भी अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, उनका 3/4 या उससे ज़्यादा, यानी कि 3/4 या फिर 75% जितनी भी स्पीशीज़ हैं, अगर पूरी दुनिया में 100 स्पीशीज़ हैं जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, सारे मैमल्स भी आते हैं, जो लैंड के ऊपर रहने वाले बाकी एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो भी आते हैं। ओशंस के अंदर, वाटर बॉडीज़ के अंदर रहने वाले फिशेज, क्रस्टेशियन, सिटेशियन, सारे अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो भी आते हैं। और प्लांट्स का भी पूरा जो प्लांट किंगडम है, लैंड के ऊपर जो प्लांट्स हैं और जो प्लांट्स वाटर बॉडीज के अंदर हैं, ये सारी प्रजातियां, बैक्टीरिया से लेकर के बड़े बड़े ब्लू व्हेल्स तक, जितनी भी लाइफ है उसकी 75% से ज़्यादा स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाएं या फिर उनकी जो वो विलुप्त हो रही हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, और एक बार वो पूरी प्रजातियां जो है अगर विलुप्त हो जाएंगी विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जियोलॉजिकली एक बहुत ही छोटे समय के अंदर, तो जियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो 1-2 हज़ार साल के अंदर ही अगर पूरे प्लैनेट के ऊपर जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी स्पीशीज हैं, उनका 75% या उससे ज़्यादा स्पीशीज किसी कारण की वजह से खत्म हो जाती हैं, तो हम उसे बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन हो रही है। क्लियर हो गया है हमें एक्सटिंक्शन में और मास एक्सटिंक्शन में फ़र्क क्या है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, इंडिया के अंदर इंडियन चीता या एशियाटिक चीता एक प्रजाति जो है वो पहले पाई जाती थी, और ये प्रजाति आज से 200 साल पहले तक भी इंडिया में पाई जाती थी। लेकिन कॉलोनियल टाइम्स में जो भारत के अलग अलग हिस्सों में जो राजा थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हंटिंग किया और चीता की सारी पॉपुलेशन को मार गिराया, इंडिया से ख़त्म कर दिया। तो क्या इसको मास एक्सटिंक्शन कहेंगे? हम इसको मास एक्सटिंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट जो है हुई है उसका रिकॉर्ड हमें मिला है। जब मोर देन 75% ऑफ स्पीशीज़ ऑल अक्रॉस द प्लैनेट, एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर, एंटार्क्टिका के अंदर, जितनी भी स्पीशीज पूरी दुनिया में मिलती हैं, उसका अगर 3/4 से ज़्यादा स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट होती हैं, तब उसको मास एक्सटिंक्शन कहेंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। ठीक है, सो फार अभी तक की जितनी भी इस प्लैनेट की हिस्ट्री रही है, उसमें जब से लाइफ की अगर फॉर्मेशन हुई है तब से अगर हम बात करें, टोटल 5 मास एक्सटिंक्शंस अभी तक हमने रिकॉर्ड की हैं, हमारे पास इसके एविडेंसेस हैं। इन पांचों मास एक्सटिंक्शन को अगर मैं फटाफट से एक बार आपको बता दूं, तो सबसे पहले आज से 440 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटिंक्शन हुआ था, इसको हम बोलते हैं ऑर्डोविचियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन। फिर हमारा एक्सटिंक्शन हुआ 365 मिलियन ईयर्स अगो, जिसको हम लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन बोलते हैं। थर्ड एक्सटिंक्शन 252 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है। फोर्थ 201 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है। जो पांचवा एक्सटिंक्शन हुआ है, यानी कि जो लास्ट एक्सटिंक्शन हुआ है, वो 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ है, राइट। और अभी जो एक्सटिंक्शन चल रहा है, हम ऐसा मानना है कि आज के समय से 11,000 साल पहले ये एक्सटिंक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है और अभी तक जारी है। ठीक है, और ये जो 11,000 साल पहले एक्सटिंक्शन स्टार्ट हुआ है, लगभग ये ह्यूमंस की जब से डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है तब से ये एक्सटिंक्शन भी स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर हम बिल्कुल निएंडरथल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो 11,000 साल पहले बिल्कुल हमारे अर्ली एंसेस्टर्स थे, जो अभी हंटिंग करना सीख रहे थे, आग का उन्होंने अभी जो डिस्कवरी किया था, वहां से लेकर के अब तक हम पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी स्पीशीज को अभी तक विलुप्त कर चुके हैं। ठीक है,
इन्हीं मास एक्सटिंक्शंस में जैसे हमें पता है कि डायनासोर्स हुआ करते थे, ठीक है, डायनासोर्स की एक्सटिंक्शंस हो गई बहुत बड़े लेवल पे क्योंकि एक एस्टेरॉयड का इंपैक्ट आया। उससे पहले ये जो डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन हुए, दिस इज योर ट्रियासिक जुरासिक एक्सटिंक्शन, ठीक है। इसी के अलावा पर्मियन ट्रियासिक एक्सटिंक्शन में भी अराउंड 96% ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वो खत्म हो गई थी क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी उस टाइम पे। तो ये जितनी भी एक्सटिंक्शन हुई है ना आज से पहले, यानी कि सिक्स्थ एक्सटिंक्शन से पहले, ऑल दीज एक्सटिंक्शंस दे वर फ्रॉम दी नेचुरल कॉजेस। क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने के ऊपर हमें पूरे वर्ल्ड में मोर देन 75% स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करवाना है, उनको खत्म करवाना है, तो एक बहुत बड़ा चेंज चाहिए पूरे प्लेनेट के ऊपर, राइट, जिससे इस पूरे ग्रह का कोई भी हिस्सा अछूता ना रहे, तभी जाकर हम कहेंगे कि इतने बड़े लेवल पे एक्सटिंक्शन हो सकता है। तो इंसानों के पहले जब भी एक्सटिंक्शन हुई है दोस्तों, उसके कारण क्या रहे हैं, या तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल कूलिंग, या फिर मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस अगर प्लैनेट पे हो रहे हैं, एस्टेरॉयड का इंपैक्ट हो गया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई प्लैनेट पे और लाइफ की जो है डिस्ट्रक्शन हुई। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का डिप्लीशन नेचुरल साइकिल्स की वजह से जब ओशंस के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। तो अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग कैसे हो सकती है, जैसे भी हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारी वजह से, ह्यूमंस ने इतना ज्यादा जो कार्बन एमिशंस किया उसकी वजह से, लेकिन इंसानों के आने से पहले भी ग्लोबल वार्मिंग्स होती रही हैं और उसके कारण क्या रहे हैं, जैसे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, राइट, और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उस वजह से जो एनिमल स्पीशीज इस नए इंक्रीज टेम्परेचर के हिसाब से नहीं अडेप्ट हो पाएंगे, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से ग्लोबल कूलिंग भी होती है, साइकिल चलती रहती है। एक पीरियड आता है जब बहुत ज़्यादा वार्मिंग हो गई है, उसके बाद नेचुरल साइकिल्स अपने आप को करेक्ट करते हैं और फिर ग्लोबल कूलिंग होना स्टार्ट होती है। तो जिन एनिमल्स ने हायर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर को लेकर के अडेप्टेशन बना ली थी, अब जब तापमान कम होगा तब उनकी डिस्ट्रक्शन होगी। तो ये एक नेचुरल साइकिल चलती है। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शंस, जब भी अर्थ के ऊपर वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रांगली होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, बहुत सारी हीट एटमॉस्फेयर में चली जाती है और इसकी वजह से भी लाइफ की डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। आज से ये माना जा रहा है कि जो हमारी थर्ड एक्सटिंक्शन हुई थी, मास एक्सटिंक्शन, वो हुई थी इसी वजह से क्योंकि एक समय में ही नॉर्थ अमेरिका का येलोस्टोन सुपर वोल्केनो और साइबेरिया के सुपर वोल्केनो जो हैं इरप्ट हो गए थे। बहुत सारा कार्बन, बहुत सारा सल्फर एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच गया था जिससे सनलाइट काफी सालों तक अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाई थी और उससे फोटोसिंथेसिस रुक गया और उससे लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। तो ये अलग अलग कारण रहे हैं। एस्ट्रॉयड का इंपैक्ट रहा है, हम फेमसली जानते हैं डायनासोर्स जब अर्थ के ऊपर थे, एक एस्ट्रॉयड का इंपैक्ट हुआ, अगेन डिस्ट्रक्शन हुई, उससे एनिमल्स की बहुत ज़्यादा जो मात्रा में एक्सटिंक्शन हो गई। ऑक्सीजन डिप्लीशन कई कारणों से होता है, जैसे ओशंस के अंदर ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है, तभी ओशंस के अंदर जो एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, वो सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ सर्टन नेचुरल चेंजेस ऑक्सीजन डिजोल्व जो है ओशंस के अंदर वो कम होने लगता है। इसके कारण कई हो सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स ओशंस के अंदर बहुत बढ़ गए, एल्गी ग्रोथ ओशंस में बहुत बढ़ गया जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बाकी एनिमल्स के लिए कम हो गई। तो अलग अलग कारणों की वजह से व्हेनेवर ऑक्सीजन गेट्स डिप्लीटेड also then also you can see mass extinctions। लेकिन ये जो करंटली 6 मास एक्सटिंक्शन चल रही है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि इसको हम होलोसीन एक्सटिंक्शन या एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। होलोसीन क्या है? होलोसीन इज द जियोलॉजिकल टाइम जिसमें आज के समय में हम रह रहे हैं, ठीक है। ये टाइम जैसे क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक, ऐसे अलग अलग पीरियड्स होते हैं, उसी तरीके से इस समय जिस टाइम में हम रह रहे हैं इसको हम होलोसीन पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब एंथ्रोपोसीन का मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ ह्यूमंस, ऐसा टाइम पीरियड जब ह्यूमंस सर्वाइव कर रहे हैं, ह्यूमंस डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमंस जो है प्रॉस्पर कर रहे हैं, उस टाइम पे जो एक्सटिंक्शन हो रही है, इसलिए हम इसको एंथ्रोपोसीन बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ ह्यूमंस जो एक्सटिंक्शन हो रही है। क्लियर हो गया? अब इसका कारण क्या है? अलग अलग कारण है। सबसे पहले एक्सप्लॉयटेशन। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि जो प्राइमरी थ्रेट्स हैं वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को, वो सबसे उसमें मेजर थ्रेट क्या है? एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमंस एनिमल्स को, प्लांट्स को अपने फायदे के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक फायदा हो, चाहे फूड के लिए, चाहे रिसोर्सेज के लिए, चाहे एनर्जी के लिए, चाहे हम टेक्सटाइल के लिए, अलग अलग कारणों के लिए एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका यूज करते हैं। जब ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, उसकी वजह से भी बहुत सारे एनिमल्स की जो है एक्सटिंक्शन हो रही है। हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड चेंज, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट कारण है। 31% स्पीशीज को खतरा है क्योंकि उनका हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं क्योंकि वहां पर हमें पाम ऑयल की प्लांटेशंस लगानी है, फॉर एग्जांपल, राइट। हमें हिमालयाज के अंदर, हिमाचल के अंदर टूरिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके लिए 4 लेन हाईवे बनाना पड़ेगा, उसके लिए रिजॉर्ट्स बनाने पड़ेंगे और ऐसा करने के लिए हमें हिमाचल के जंगल काटने पड़ेंगे। हिमाचल में जो इतनी अच्छी वाइल्ड लाइफ है उसको थोड़ा सा नुकसान होगा, राइट। इसी तरीके से अलग अलग पूरी दुनिया के हिस्सों में हैबिटेट को चेंज किया जा रहा है। या तो जंगलों को काट के खेत बनाए जा रहे हैं, या फिर फैक्ट्रीज बनाई जा रही है, शहर बनाए जा रहे हैं। जो नदियां हैं, जो ओशंस हैं, उनको भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर भी हम अपने आइलैंड्स आर्टिफिशियल बना रहे हैं अलग अलग तरीकों से। वी आर चेंजिंग द लैंडस्केप, जो कि एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं है, प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। हैबिटेट लॉस हो गया, उसके बाद
हैबिटेट चेंज ही नहीं हुआ, हैबिटेट खत्म हो गया बिल्कुल। यानी कि हमने उन बहुत सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े जगहों से हमने एनिमल्स को आप देखिए बिल्कुल निकाल दिया है। अगर आप इंडिया में ही देखोगे जितने बड़े शहर हैं, ये बड़े शहरों में एनिमल्स सिर्फ आपके डोमेस्टिकेटेड और पेट एनिमल्स हैं। तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए जगह भी बहुत कम बच गई है, उनके लिए नेचुरल हैबिटेट्स ऐसी बहुत कम बच गई हैं जहां पे ह्यूमंस प्रेजेंट ना हो। क्लाइमेट चेंज ह्यूमंस हम कर रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से। इसके अलावा इन्वेजिव स्पीशीज और जीन्स, ह्यूमंस एक कॉन्टिनेंट की स्पीशीज को दूसरे कॉन्टिनेंट पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसकी वजह से इन्वेजिव स्पीशीज का जन्म होता है जो नई जगह पर जाकर के वहां के लोकल एनिमल्स एंड प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ये चीज भी हमें पता है, राइट। इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में भी अब जानते हैं। अगर हम नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इन्वेजिव स्पीशीज के ऊपर एक अलग वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा कि क्या होती है इन्वेजिव स्पीशीज और कैसे वो नुकसान पहुंचाते हैं नेटिव वाइल्ड लाइफ को। फिर बात आती है पॉल्यूशन की और डिजीज की। पॉल्यूशन जो हम ग्लोबल वार्मिंग के अलावा हम और भी अलग तरीके का पॉल्यूशन करते हैं। हम प्लास्टिक का पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस का पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम सीएफसी का पॉल्यूशन कर रहे हैं, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इन सभी अलग अलग पॉल्यूशन के कारणों से भी हम जानवरों को और प्लांट्स को, वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फाइनली डिजीजेस जो कि ह्यूमंस के द्वारा ज़्यादा तेजी से फैल रही हैं, क्योंकि अब हम ह्यूमंस एक कॉन्टिनेंट से, इंडिया से निकल करके एक फ्लाइट पकड़ेंगे, हम यूएस पहुंच जाएंगे। तो इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस को हम लोग फटाफट कैरी कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और डिजीजेस के जर्म्स को हम एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं, और इस वजह से भी डिजीजेस का स्प्रेड जो है वो बढ़ रहा है और वाइल्ड लाइफ को खतरा भी बढ़ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के इसका एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है? दैट ग्रोइंग नंबर्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। हमारी जो पॉपुलेशन है आज के समय में वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। और ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रोथ का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पिछले 200 सालों में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ी है कि पिछले 200 साल से पहले का जो पूरा हिस्ट्री है, उतनी पूरी हिस्ट्री में कोई भी एनिमल की पॉपुलेशन इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितनी हम ह्यूमंस की बढ़ी है पिछले 200 सालों में, ठीक है। तो अब ये जो रिसेंट स्टडी हुई 6 मास एक्सटिंक्शन की, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये बातें फटाफट से आप एक बार नोट कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। 400 वर्टिब्रेट स्पीशीज जो है वो लास्ट सेंचुरी में, पिछले 100 सालों में एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ठीक है। इट वुड हैव टेकन 10,000 ईयर्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। देखो, कोई भी प्रजाति जब अर्थ के ऊपर पैदा होती है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए अर्थ के ऊपर रहने वाली है। एक दो स्पीशीज को अगर हम छोड़ दें, जैसे कि कुछ शार्क्स की स्पीशीज हैं, कुछ इंसेक्ट्स की स्पीशीज हैं जो कि मतलब हजारों लाखों सालों से अर्थ के ऊपर हैं, उनमें उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वो हर मास एक्सटिंक्शन को सर्वाइव कर गई हैं। लेकिन जितनी भी बाकी स्पीशीज हैं मोस्टली वो कुछ हजार सालों में ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस की वजह से एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। 10,000 साल, 15,000 साल लगते हैं किसी भी स्पीशीज को ग्रो करने में, अपनी पीक पे पहुंचने में, और उसके बाद डिक्लाइन करने में, एक्सटिंक्ट होने में। लेकिन हमने पिछले 100 सालों में ही 400 वर्टिब्रेट स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आउट ऑफ 177 स्पीशीज ऑफ लार्ज मैमल्स में हम एलिफेंट्स से लेकर के लॉयंस, जिराफ्स, ह्यूमंस, प्राइमेट्स की भी हम लोग बात कर रहे हैं। इनकी टोटल 177 स्पीशीज में they lost more than 80% of their geographic range in the last 100 years। geographic range का मतलब क्या है कि वो geographical area जिसमें वो animals पाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि camels की geographic range क्या है, तो camels की geographic range जितने एशिया के deserts हैं वो आपकी geographic range है camels की, right। तो इस तरीके से geographic range हम animals की कम कर देते हैं। जब उनके numbers automatically कम हो जाएंगे तो उनकी geographic range भी कम हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। 32% of over 27,000 vertebrate species have declining पॉपुलेशन, जिनकी जनसंख्या अर्थ के ऊपर कम हो रही है। मेनी ऑफ द स्पीशीज जो आज के समय इंडेंजर्ड हैं वो लीगल और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से वो प्रभावित है। सेवरल स्पीशीज ऑफ मैमल्स दैट वर रिलेटिवली सेफ 1 or 2 डेकेड्स अगो आर नाउ इंडेंजर्ड। कि मतलब 10-20 साल पहले भी कुछ ऐसी प्रजातियां थीं जो थोड़ी बहुत मतलब उनको खतरा नहीं था, वो सेफ थी, ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन आज के समय वो इंडेंजर्ड हो गई हैं, जिसमें चीताज हैं, लॉयंस हैं, जिराफ्स हैं, राइट। और ये आज से 20 साल पहले तक इनकी नंबर्स के ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। क्रॉप पॉलिनेशन, अब इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है वो भी मैं यहाँ पे ये स्टडी में पता लगा है। क्रॉप पॉलिनेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन में फर्क पड़ेगा। जब भी एक्सटिंक्शन होती है, मास एक्सटिंक्शन होती है, तो इसका मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, जो जैव विविधता है वो कम हो रही है, अलग अलग प्रजाति के एनिमल्स और प्लांट्स अब नहीं है। और इससे क्या होगा, अगर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होता है, इकोसिस्टम से जो सर्विसेज हमें मिलती हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज,
उन सर्विसेज में कमी आती है। क्रॉप पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जो इकोसिस्टम से हमें मिलती है, चाहे वो मधुमक्खियां हो, हनी बी हो, या फिर बटरफ्लाइज हो, या फिर दूसरे ऐसे इंसेक्ट्स हो जो क्रॉप्स को पॉलिनेट करने का काम करते हैं। और जब क्रॉप्स पॉलिनेट होती हैं उसी के बाद जाकर के उनमें फूल लगते हैं, उनमें फल लगते हैं, और वो फल को हम लोग ह्यूमंस कंज्यूम कर पाते हैं। तो फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। वाटर प्योरिफिकेशन होता है, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे जानवर हैं जो बॉटम फीडर होते हैं, जो वाटर बॉडीज के अंदर से जितने भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनको खा खा के खत्म कर देते हैं। तो वो वाटर प्योरिफिकेशन, उसमें भी हमें दिक्कत आएगी अगर ये सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट होंगे। स्पीशीज का अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन है इकोसिस्टम के अंदर, तो अगर वो स्पीशीज खत्म हो जाती है तो इससे बाकी जो स्पीशीज हैं इकोसिस्टम में उनको बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए हमने इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है इंडिया में और वर्ल्ड में, और टाइगर्स को हमने बोला कि हम इनका नंबर डबल करेंगे, टाइगर को बचाना बहुत जरूरी है। क्यों बहुत जरूरी है टाइगर को बचाना? क्या फायदा हो रहा है हम लोगों को डायरेक्टली टाइगर से? इंसानों को देखा जाए तो कोई डायरेक्ट फायदा तो है नहीं, लेकिन फायदा इकोसिस्टम को है, क्योंकि टाइगर टॉप प्रेडेटर है। टाइगर अगर भारत के जंगलों में नहीं रहेंगे तो जो बाकी हर्बीवोर मैमल्स हैं, बड़े मैमल्स हैं, जैसे बफलोज हैं, चिंकारा है, डियर्स हैं, एंटीलोप्स हैं, इन एनिमल्स की पॉपुलेशन पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा, राइट। और इन एनिमल्स की पॉपुलेशन पे अगर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई इनके लिए प्रेडेटर स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो ये जितने भी जंगल हैं, ग्रासलैंड्स हैं, उन्हें खा करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसीलिए इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए भी हर एनिमल की जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो बहुत जरूरी होता है, और हमें एनिमल्स को बचाना जरूरी है। एक्सटिंक्शन के जो इंपैक्ट्स हैं वो ज्यादा वर्स हो जाएंगे आने वाले डेकेड्स में, ठीक है, और इससे ज्यादा हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होगी, जेनेटिक और कल्चरल वेरिएबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन और स्पीशीज अगर बहुत कम हो जाते हैं तो उससे इकोसिस्टम फंक्शन एंड सर्विसेज पे बहुत फर्क पड़ता है, और इसका अल्टीमेट जो इंपैक्ट है वो ह्यूमन वेलफेयर पे भी पड़ सकता है। तो जब आप आंसर्स लिखने जाओगे मेंस के अंदर, जीएस 3 में जब आपको इन्वायरमेंट से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, या फिर जीएस 1 में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अगर पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या फायदा होता है और बायोडाइवर्सिटी बचाना क्यों जरूरी है, और 6th मास एक्सटिंक्शन अगर हो रही है तो कैसे चिंता की बात है, तो आप ये उसको लिंक करोगे अल्टीमेटली विद ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, फाइनली लाके हमें ये देखना है ना कि इंसानों का फायदा नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि हम अपने फायदे के लिए ही, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए इन सभी एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्लांट्स के नंबर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान हम ही ह्यूमंस को होने वाला है, और हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से अगर हमें ह्यूमंस का ही वेलफेयर चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, आगे आने वाले भी 100 सालों में अगर हमें इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारनी है, तरक्की में जीना है, आराम में जीना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 6th मास एक्सटिंक्शन ना हो, ठीक है। अब जाते जाते ये क्वेश्चन मेरे लिए आप लोग फटाफट से सॉल्व करके जाओ। द टर्म 6th मास एक्सटिंक्शन is often mentioned in the news in the context of the discussion of what? Option A, widespread monoculture practices in agriculture and large scale commercial farming with indiscriminate use of chemicals in many parts of the world that may result in loss of good native ecosystems. Option A, ठीक है, ध्यान से पढ़ के आंसर देना है इसको। ऑप्शन बी, years of possible collision of a meteorite with the earth in the near future in the manner it happened 65 million years ago that caused the mass extinction of many species including those of dinosaurs, ठीक है। large scale cultivation of genetically modified crops in many parts of the world and promoting their cultivation in other parts of the world which may cause the disappearance of good native crop plants and the loss of food biodiversity. Option D, mankind's overexploitation and misuse of natural resources, fragmentation, loss of natural habitats and destruction of ecosystems, pollution and global climate change. अभी देखो ये ऑप्शन सब बड़े बड़े हैं, पढ़ने में आपको ये बहुत ज़्यादा हैवी लगेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और आपके हिमाचल के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, और मुझे पूरा पूरा चांस लगता है कि इस साल होने वाले पेपर्स में, अगले साल होने वाले पेपर्स में आपको मास एक्सटिंक्शन के ऊपर प्रीलिम्स और मेंस के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इन चारों ऑप्शंस को पढ़ करके आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन के नीचे बताओ। नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन, देखने में डरावना जरूर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसका आंसर आप मुझे बता पाओगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम आपको रेगुलरली टाइम बाउंड तरीके से देते आते हैं। और टेलीग्राम चैनल जो है, अगर हमारा सब्सक्राइब करते हो तो इस पूरे सेशन की पीडीएफ आप वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी भी जो हमारे सेशंस हैं, चाहे वो एचपीजीके के हों, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, सीसैट के हों, उनकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती है, जिसको आप रिविजन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और
कमेंट सेक्शन में ध्यान से मुझे आंसर चाहिए आज के क्वेश्चन का कि सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन क्या होती है, वो आपको समझ आया नहीं समझ आया, वो मुझे क्वेश्चन का आंसर देकर बताइए। और इसके साथ अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक्स लगते हैं जनरल स्टडीज से, स्टैटिक टॉपिक्स हों चाहे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हों, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके ऊपर वीडियो चाहिए शॉर्ट तरीके में, मुझे कम समय के अंदर इस टॉपिक को समझा दीजिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ मुझे यहाँ पर दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।